ओके, देखो वेयर एक्ट हम पूरा पढ़ा रहे हैं, बट ये क्वेश्चन तुम्हारे सीरीज में देखो, 2 सीरीज, एक सीएलए और एक दूसरी जो दूसरी वाली सीरीज है उसमें ये क्वेश्चन था, और मेरे पास उसी का क्वेश्चन है, क्योंकि जो सीनियर्स तुम्हारे थे उसी को भेजे थे मेरे पास टिक लगाने को। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में यही क्वेश्चन था, और यही तुम्हारे एलएलबी के एग्जाम में आएगा। बेयर एक्ट हमने समझा है, ठीक है, ओके। तो जाके तुम बोल रही थी, जाके उस पर यूट्यूब पे है, जो भी तुम्हारी क्लास छूटी है एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर करके, बेयर एक्ट की क्लास है, तो बेयर एक्ट की जिस सब्जेक्ट की है या क्वेश्चन आंसर की है तो क्वेश्चन आंसर की ऐसे लिखा हो, उसको सब्सक्राइब कर लेना। और पर डे की क्लास बच्चों की छूटती है तो हम ग्रुप में वीडियो भेजते हैं बेटा, ठीक है। नहीं समझ में आएगा, नहीं हो रहा तो तुम लोग अपना ग्रुप बना के देख लेना, ठीक है। तुम लोग तब भी अपने सीनियर से बहुत अच्छे हो। चलो, ओके। तो ये क्वेश्चन है, आर्टिकल 14 पूछा है, ठीक है। अगर तुम लोग को आता है तो तुम लोग थोड़ा सा 15, 16, 17, 18 भी लिख सकते हो, बट चूंकि देखो राज्य, राज्य मतलब आर्टिकल 12 का जो राज्य है, ठीक है। विधि के समक्ष राज्य किसी भी व्यक्ति मतलब नागरिक हो, सिटीजन हो या फॉरेनर, ठीक है, विदेशी को विधि के समक्ष समता, ये आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है, विधियों का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, है ना। और ये तुम्हारा क्वेश्चन भी है, ओके। और ये तुम्हारी हेडिंग भी आर्टिकल 14 की, ओके। चलो, थोड़ी सी यहाँ भूमिका बांधी हुई है मैंने, इस भूमिका को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखे, ओके। अभी क्लियर नहीं दिख रहा होगा तुम लोग को, क्योंकि मेरे में खुद ही क्लियर नहीं रिकॉर्ड हो रहा है। अगर थोड़ा सा जूम किया, अगर मोबाइल में छोटा दिखेगा तो तुम लोग अपना मोबाइल जो है टीवी से कनेक्ट कर लो, उसमें बड़ा सा दिखता है ना, यूट्यूब वाला, ये लाइव क्लास वाला नहीं, ठीक है। भूमिका मतलब इंट्रोडक्शन, जो हम थोड़ा सा लिखते ही हैं, लिखना आवश्यक होता है, क्योंकि किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी जानकारी देना अति आवश्यक है, ठीक है, ओके। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता अथवा भारत के भीतर विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो ये चीज आर्टिकल 14 में जैसे लिखी है वैसे यहाँ पर उतार दी गई है, ठीक है, ओके। क्वेश्चन में भी था तो हमको याद करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में भी था तो हम वहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं, और क्वेश्चन वैसे आ गया तो यह एक मौलिक अधिकार है। क्यों मौलिक अधिकार है? क्योंकि पार्ट 3 में दिया हुआ है, प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है, चाहे वो भारतीय नागरिक हो या विदेशी, ठीक है। देखो क्वेश्चन में था ना, किसी व्यक्ति में मैंने पहले बोला सिटीजन या फॉरेन, ओके। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर कुछ विशेष परिस्थितियों में विदेशियों के साथ कुछ भेदभाव किया जाता है, बट ये तुमको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 14 सबके लिए है, ठीक है, ओके। आर्टिकल 14 न्यायपालिका के लिए एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में कार्य करता है, जो राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण रखता है। तो पार्ट 3 का हर आर्टिकल कुछ ऐसा ही काम करता है। चलो, आर्टिकल 14 बनाने का आशय क्या है? देखो कल हमने पढ़ा हुआ है आर्टिकल 14, एक बार हम तुम लोग को फिर से दिखाना। तो ये रहा आर्टिकल 14, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। भारत के राज्य क्षेत्र में, मतलब भारत के अंदर किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो समता का अधिकार कहाँ दिया हुआ है? देखो ये हेडिंग आर्टिकल 14 के ऊपर लिखी हुई है, इसलिए 14 टू जहां तक ये हेडिंग चलेगी 18 तक, ओके। सामान्यता पूछा कि समता का अधिकार कहाँ दिया है, तो 14 टू 18 तक। विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण कहाँ दिया है, तो आर्टिकल 14 में 15 और 18 क्या करता है, 14 को कुछ एक्सप्लेन करता है, ठीक है। बट हमारा क्वेश्चन यही है, इसलिए हम इसको पढ़ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग कभी एलएलएम वगैरह करोगे ना कॉन्स्टिट्यूशन से, तो उसमें ये टॉपिक रहेगा, ठीक है। ये हमने कल पढ़ा हुआ है, कल भी पढ़ा हुआ है, उससे पहले भी क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, समझ में आया कि मैं बेयर एक्ट क्यों पढ़ाती हूँ? क्योंकि वहीं से तुम्हारा क्वेश्चन आता है, यही तुम्हारी बुक में भी होगा, बेयर एक्ट को एक्सप्लेन करके केस दिए होंगे। तो केस अभी हम देखते हैं। आर्टिकल 14 का आशय क्या है? आर्टिकल 14 में दो मुख्य तत्व हैं, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। अगर इसको हम बहुत लंबा पढ़ें तो बहुत लंबा जाएगा, हमें बहुत लंबा नहीं पढ़ना है, ठीक है, ओके। तो उसको एक बार जरा तो
थोड़ा सा इसका स्क्रीन कर दें और कलर चेंज करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, हर कोई विधि के समक्ष क्या है, समान है। इसका अर्थ है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है, किसी को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है और सभी एक समान कानूनी दायित्वों के अधीन है, ठीक है। आर्टिकल 14 की आवश्यक तत्व हेडिंग डालोगे तुम लोग और इसको लिखोगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर केस चल रहा है, मान नहीं छोड़ो, एक केस था, मान लो जेल में कैदी हैं, एक कैदी बहुत गरीब है और एक सांसद था जो अभी उसको जेल हो गई है, ठीक है, ओके। लॉ कहता है कि कानून सबके लिए बराबर है, जो रोटी गरीब को मिलेगी वही रोटी सांसद को भी मिलेगी, जो सुविधा गरीब को दी जाएगी वही सांसद को भी दी जाएगी। चूंकि वो सांसद था उसको कोई स्पेशल प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो तुम लोग एलिमेंट जब लिखोगे आवश्यकता, तो इसके बाद ही केस का नाम डाल के पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, चाहे बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो हाँ, तो कहाँ से आया है ये वाला कॉन्सेप्ट, देखो आर्टिकल 14 टू 2 बातें कर रहा है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट देखो, यहाँ पे माइंड मैप नहीं बनाएंगे क्योंकि उसमें आर्टिकल में बेयर एक्ट में हमने बनाया हुआ है, इंग्लिश कॉमन लॉ से आया है, ठीक है। इंग्लिश कॉमन लॉ से, इंग्लिश कॉमन लॉ क्या है, तो हम कॉमन लॉ थोड़ा सा बता दे रहे हैं। ब्रिटिश मतलब अंग्रेजी विधि है, क्योंकि अंग्रेजी विधि लिखी नहीं गई है, डेवलप हुई है, इसलिए उसको कॉमन लॉ कहते हैं। और अच्छे से कॉमन लॉ समझेंगे टॉर्ट का पेपर जब शुरू करेंगे तब, ठीक है, क्योंकि पूरा टॉर्ट कॉमन लॉ पे ही डेवलप हुआ है, ठीक है। नाउ एक इंग्लिश विधि शास्त्री थी डाइसी, ठीक है, इनका नाम याद रखना एवी डाइसी। आई थिंक एवी का भी हमको फुल फॉर्म नहीं याद रहा, लेकिन एवी ही लिखना है तुमको क्योंकि बहुत लॉन्ग फुल फॉर्म हो जाएगा फिर, ठीक है। तो एवी डाइसी या डाइसी याद रखना, हमेशा याद रखना, डाइसी के बारे में बहुत बार पूछा है कि विधि के समक्ष समता का सिद्धांत किसने दिया था, डाइसी ने दिया था, ठीक है, इंग्लिश लॉ में, और वहां से हमने अडॉप्ट किया है, ओके, ठीक है। विधियों का समान संरक्षण, इसका आशय है कि समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों के लिए कानून एक समान संरक्षण है, एक समान संरक्षण और लागू होना आवश्यक है। मतलब कि अगर व्यक्ति समान है तो उनके लिए कानून भी एक समान होगा। जैसे कि हमने आर्टिकल 15 में पढ़ा था, आर्टिकल 15 में और 16 में पढ़ा था, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने कि राज्य किसी से कोई भेदभाव नहीं करेगा, है ना, ओके, जब तक वो सामान्य है। लेकिन फिर आर्टिकल 15(3) में हमने पढ़ा कि बच्चों और औरतों के लिए अलग से कानून बना सकता है, अलग प्रकार का संरक्षण उन्हें देने के लिए। क्यों? क्योंकि जब बात पुरुष और महिला की आएगी तो अभी हमारी सोसाइटी उतनी डेवलप नहीं हुई है, इसलिए महिलाओं को थोड़ा और प्रोटेक्शन देने के लिए हम अलग से कानून बना सकते हैं, या बच्चों को और सुरक्षा देने के लिए अलग से कानून बना सकते हैं। फिर आगे चल के हमने देखा SC और ST OBC के लिए भी कुछ अलग से कानून बना सकते हैं। फिर अभी आया EWS के लिए, क्योंकि एक समान लोगों के लिए एक समान संरक्षण होगा, अलग अलग लोगों के लिए हम अलग अलग तरीका अपना सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीका अपना सकते हैं, ओके। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है तो देख लो, विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान से प्रेरणा लेता है, विधि संविधान लिखा नहीं गया इसलिए उसको ब्रिटिश कॉमन लॉ कहते हैं, ठीक है, ब्रिटिश कॉमन लॉ से लिया गया है। हाँ, और दूसरा वाला जो हमने देखा था ये वाला विधियों का समान संरक्षण, ओके, ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया, USA के कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है, ओके। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अलग से दे रहा है कि ब्रिटिश कॉमन लॉ से लिया गया है, डाइसी जी के द्वारा दिया गया था, और दूसरा वाला विधियों के समान संरक्षण से लिया गया है, सॉरी, विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से प्रेरणा लेता है, मतलब अमेरिका के संविधान से हमने अडॉप्ट किया है। अमेरिका का संविधान जब बना था तब विधियों का समान संरक्षण उसमें नहीं था, बल्कि 14th अमेंडमेंट द्वारा उसमें ऐड किया गया था। बहुत सारे जैसे फंडामेंटल राइट भी शुरू में अमेरिकन संविधान में नहीं थे, ठीक है। चलो आर्टिकल 14 की मुख्य बातें या शर्तें या जो भी कर लो, सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, चाहे सिटीजन हो या फॉरेन, कई बार देखा हमने। सकारात्मक भेदभाव की अनुमति देती है, सकारात्मक भेदभाव मतलब पॉजिटिव हम अंतर कर सकते हैं, जैसे सभी नॉर्मल है, अब बच्चों और महिलाओं के लिए अलग से कानून बना दे रहे हैं, OBC SC के लिए आरक्षण दे रहे हैं EWS, ताकि उनका क्या हो सके, विकास हो सके, ठीक है। न्यायपालिका द्वारा व्याख्या में विस्तृतता,
समता जो ये इक्वलिटी है, समता, इसको और अच्छे से कौन परिभाषित कर सकता है? तो वो परिभाषित करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ओके, नाउ एक सेकंड बेटा, क्या बोल रहे थे हम? हाँ, समता को परिभाषित किया गया है। कहीं हमने समता और देखी थी, हमने प्रिम्बल में देखा था, प्रिम्बल में देखा था ना समता, अगर याद हो तो। सामाजिक आर्थिक न्याय की स्वतंत्रता, अभी एक मिनट दिखा रहे हैं गाय, ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो अगर हम पूछें कि आर्टिकल के अलावा भी कहीं इक्विटी की बात होती है, तो हमारे प्रिम्बल में भी लिखा हुआ है शुरू में, इसीलिए कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रिम्बल हमारे जो संविधान के निर्माता थे, ठीक है, जो संवैधानिक सभा थी, उनके मन में क्या था संविधान को बनाने के समय, या क्या किस आशय से वो संविधान को बना रहे थे, ये चल रहा था। ठीक है, तो समता भी देना चाहते थे, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। तो अवसर आर्टिकल 16 में हम देखते हैं, है ना, प्रतिष्ठा आर्टिकल 15 में दिखती है। ओके, तो ये भी अगर तुमको अगर याद रहे तो तुम एग्जाम में लिख सकते हो कि प्रेम्बल में भी हमको समता दिखाई पड़ती है। ठीक है, समानता का सिद्धांत और यथोचित वर्गीकरण। तो सीधी सी बात है कि कोई भेदभाव राज्य नहीं करेगी, लेकिन युक्तियुक्त वर्गीकरण कर सकती है। ये शब्द याद रखना और तुमको एग्जाम में जरूर लिखना है, युक्तियुक्त वर्गीकरण। समानता विधि के समक्ष सब समान है, बट राज्य चाहे तो युक्तियुक्त वर्गीकरण कर सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 14 पूर्ण समानता की मांग नहीं करता है। यह मानता है कि समाज में विभिन्न वर्गों और स्थितियों के अनुसार कुछ भिन्नताएं आवश्यक हैं, लेकिन यह भिन्नताएं यथोचित होनी चाहिए। तो जहां भी यथोचित आ रहा है, तो या तो रिजनेबल याद करना है या तो युक्तियुक्त, ताकि एग्जाम में कंफ्यूज ना हो। यथोचित याद कर लोगे तब भी ठीक है, नहीं तो रिजनेबल, रीजन होना चाहिए उसका। ठीक है, इसके लिए हमारे न्यायालय ने 2 प्रमुख शर्तें निर्धारित की हैं। तो कौन से न्यायालय ने? सुप्रीम कोर्ट ने। ओके, अगर राज्य कोई कानून बना रहा है, अगर राज्य कोई कानून बना रहा है और वो किसी प्रकार का भेदभाव करता है, ठीक है, वो कानून किसी प्रकार का भेदभाव कर रहा है, तो ऐसा भेदभाव, ऐसा वर्गीकरण का जो आधार है वो बुद्धिसंगत होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, अर्थात अगर वो भेदभाव ऐसा है कि देखने में हमें ठीक लगे, एक पढ़े लिखे समाज में वो ठीक लगे, ठीक है, जैसे आरक्षण, तो ऐसा भेदभाव मान्य होगा। ठीक है, दूसरा, ऐसा भेदभाव कानून के लक्ष्य से तार्किक रूप से जुड़ा होना चाहिए, अर्थात हम उस पर अगर तर्क दें तो हमारा तर्क भी युक्तियुक्त हो। ठीक है, अगर राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो भेदभाव देता है तो बुद्धिसंगत होना चाहिए, देखने में भी सही लगना चाहिए और कानूनी रूप से भी तर्क संगत होना चाहिए। ये तो दोनों हमेशा याद रखना। बट राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो भेदभाव करता है, ठीक है, और देखने पर ना ही वो बुद्धिसंगत है और ना ही तर्क संगत है, मतलब किसी भी प्रकार से देखने पे सही नहीं लग रहा, बल्कि कैसा लग रहा है? मनमाना पूर्ण लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, राज्य ने कानून बनाया और एक वर्ग ले लिया, मान लो 3 वर्ग हैं, किसी कास्ट का नाम नहीं लेंगे, ओबीसी जनरल भी नहीं करेंगे, एक्स वाई सी, और कहा हम सिर्फ एक्स वालों को सरकारी नौकरी अब से देंगे, वाई सी को निकाल दिया जाता है। वाई सी किसी प्रकार की नौकरी, इस वर्ग के लोग कोई सरकारी नौकरी नहीं देंगे। इसका कोई आधार भी नहीं लग रहा, बुद्धिसंगत आधार भी, कोई तर्कसंगत आधार भी नहीं। तीनों बराबर है, तीनों पुरुष हैं, ठीक है, तीनों उतने पढ़े लिखे हैं, हर तरीके से बराबर हैं कि मान लो एक ही कास्ट के, मान लो तीनों जनरल हैं, तीनों पे कोई पुलिस केस भी नहीं चल रहा, लेकिन एक्स को ही सरकार के लिए हम कानून, मतलब इस वर्ग के, इस फैमिली के लोगों को ही सरकारी नौकरी देंगे, वाई सी को नहीं देंगे, तो ये मनमाना पूर्ण है। ठीक है, तो मनमाने पन पर क्या करता है? राज्य रोक लगाता है। ठीक है, ओके ओके, एपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद रखना। अब केस का फैक्ट नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि हम केस का फैक्ट अलग से एक दिन सोच रहे हैं क्लास लेंगे, सारे केस का फैक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि तुम लोग को पता चले केस कैसे होता है, किस केस में क्या हुआ, तो 3-4 क्लास लेंगे उसकी। ठीक,
तो ईपी रोयप्पा बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974 का केस है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तुमको लिखना है, ठीक है। इसके बाद अनवर अली का केस आएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्यों ये केस इंपॉर्टेंट है? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 14 में आप युक्तियुक्त भेदभाव कर सकते हो, युक्तियुक्त भेदभाव तो कर सकते हो, बट मनमानेपन का यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। मनमानेपन का यूज नहीं कर सकते हो। तो समानता का अर्थ क्या है? जिसमें मनमानेपन का अभाव हो। यदि कोई राज्य की कार्रवाई मनमानेपन पर आधारित है तो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है। फिर आया स्टेट ऑफ बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार। विशेष कोर्ट, स्पेशल कोर्ट था। अधिनियम 1950 के तहत कुछ मामलों में विशेष अदालतों में भेजने की शक्ति दी गई, ठीक है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट 1950 का केस है, ये जस्ट दिस आजाद हुआ है, तो कुछ मामलों को कुछ विशेष कोर्ट में भेजने की छूट दी गई थी, शक्ति दी गई थी। और जो पीड़ित पक्ष था, एक पक्ष चला गया सुप्रीम कोर्ट कि ऐसे कैसे किसी को आप स्पेशल कोर्ट में भेज दे रहे हो और किसी को नॉर्मल केस कोर्ट में। तो कोर्ट ने कहा कुछ चीजें स्पेशल होने की मांग करती हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉस्को एक्ट है, बच्चों के उत्पीड़न से संबंधित केस है, तो हम उसके लिए अलग से एक्ट लागू कर सकते हैं, ठीक है। और ये मनमानापन नहीं है, बल्कि ये क्या है? युक्तियुक्त वर्गीकरण है। क्या है? युक्तियुक्त वर्गीकरण है। ओके, देखो बहुत सारे केसेस हैं, ये सब उसी पे है, लेकिन जो केस हम ढूंढ रहे हैं वो हमको नहीं लगता इसमें है, ठीक है। मेनका गांधी का केस आ गया, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखो आर्टिकल, इसमें स्वर्णिम त्रिभुज का रूल दिया गया था। स्वर्णिम त्रिभुज मतलब आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को आपस में संबंध स्थापित किया गया था। वैसे सामान्यतः सुप्रीम कोर्ट कहता है कि तीनों संविधान के हर आर्टिकल एक दूसरे से मुक्त हैं, बट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21, ठीक है। और इसमें भी मनमानेपन को एकदम मना कर दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। चलो, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्रीमी लेयर का भी केस आया था, इसके बाद आएगा, जस्ट यही केस था, ठीक है। 27% आरक्षण को वैध ठहराया गया था, आर्टिकल 60 में हमने देखा था, ठीक है। और इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण किसी भी तरीके से 50% से अधिक नहीं होगा। ये चीज कल हमने देखी थी आर्टिकल 16 में, अगर पढ़ा हो, क्लास लिया हो तो, कि वहां मैंने बताया था कि किसी भी दशा में 50% से अधिक आरक्षण नहीं होगा, ठीक है। और 27% आरक्षण को सही ठहराया गया है। इंदिरा साहनी 1992 में जो केस आया है, ठीक है, याद रखना, ओके। तो वो जो मैंने अभी बताया था कि जेल में एक सांसद जी थे, वो वाला केस तो अभी मुझको नहीं याद आ रहा है, बट तुम ऐसे लिख सकते हो एक्स वर्सेस वाई या एग्जाम्पल बना के, ठीक है। हमको लगा हम नोट्स में डालें, नोट्स में नहीं है, बट हम पढ़े थे इसको अपने रिलम के एग्जाम में, तुमको याद है। सकारात्मक भेदभाव और आर्टिकल 14 युक्तियुक्त वर्गीकरण, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, ये हमने देखा ऊपर क्या था, ठीक है। कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर्टिकल 14 पूर्ण समानता पर आधारित नहीं है, बल्कि सकारात्मक भेदभाव की अनुमति देता है। जब हम आवश्यक तत्व पढ़ रहे थे, सॉरी शर्तें पढ़ रहे थे आर्टिकल 14 की, तो वहां पे यही सेम चीज अभी हमने ऊपर देखी थी। इसका एग्जाम्पल 1 SC ST OBC के लिए विशेष प्रावधान, अब तो EWS भी जोड़ सकते हो इसमें, है ना। और महिलाओं बच्चों के लिए सुरक्षा हेतु विशेष कानून आर्टिकल 15(3). तो मैंने पहले बोला कि आर्टिकल 14 को 15 to 18 तक क्या है, एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की क्या भूमिका है? तो भारतीय न्यायपालिका ने आर्टिकल 14 की व्याख्या को समय समय पर विस्तारित किया है, मतलब विधि के समक्ष संरक्षण और विधि का समान, सॉरी, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, इन दोनों चीजों को समय समय पर सुप्रीम कोर्ट विस्तृत रूप से बढ़ाता रहता है, परिभाषित करता रहता है, प्रभावित करता रहता है, ठीक है। प्रारंभ में यह केवल वर्गीकरण तक सीमित था, ठीक है, परंतु अब इसमें मनमाने पर रोक
प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत और समान अवसर। सेकंड फिर से कर लेते हैं, क्योंकि मैंने कहीं से तो रिकॉर्डिंग कट कर दी है, कंक्लूजन से की है, कहीं से तो की है, पर रिकॉर्डिंग बंद कर दी फिर आज। ठीक है, तो कम से कम रिवीजन से कर लेते हैं। चलो, विधियों के हेडिंग थी समानता का अधिकार, और आवश्यक तत्व था विधि के समता, विधियों का समान संरक्षण, विधियों के इसकी उत्पत्ति, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमने देखा था। तो ब्रिटिश कॉमन लॉ से आया था पहला वाला, दूसरा वाला आया था अमेरिका के संविधान से। प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वो सिटीजन हो या फॉरेनर हो, विदेशी हो। सकारात्मक भेदभाव किया जा सकता है। ठीक है, युक्त वर्गीकरण, मनमानीपन पर रोक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है, न्यायिक सिद्धांत क्या है इसके? न्यायिक सिद्धांत क्या है कि युक्त वर्गीकरण किया जा सकता है और मान्यपन का अभाव होना आवश्यक है। ठीक है, जो भी भेदभाव आप करो। महत्वपूर्ण मामले फिर आए थे, जिसमें मैंने बोला अनवर अली का हो गया, येदियुरप्पा हो गया, मेनका गांधी। अगर याद करना चाहो तो इंदिरा शाहनी भी याद कर सकते हो। ठीक है, सीमाएं और अपवाद क्या है? तो देखो, अगर तुमने पूरी कहानी पढ़ी हुई है, तुम इसको हेडिंग पूरा याद कर लोगे और अंदर का फैक्ट लिख के एग्जाम में चले जाओगे। निजी व्यक्तियों पर लागू नहीं होता। ठीक है, सिर्फ राज्य, जो आर्टिकल 12 में राज्य है उन्हीं पर लागू होगा। पूर्ण समानता नहीं है, क्योंकि युक्त वर्गीकरण हो रही है। ठीक है, सकारात्मक भेदभाव भी हो रहा है। आरक्षण और महिलाओं और बाल संरक्षण कानून। ठीक है, ओके। ठीक है, अब आ गया सेम नोट्स इंग्लिश में, तो इंग्लिश वाला बच्चे देख लेंगे। ठीक है, ओके।